हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एजुफाई हब में। मैं आपको बता दूं कि जो नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, आप खाली बैठे हुए हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो हम आपके साथ फिर से आ चुके हैं आपकी परेशानी को दूर करने के लिए। हम आपके साथ फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं आपके पास, जिनमें हम आपको नीट के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस रिवाइज करके देंगे। तो एक बार आप बेटे फिर से मेरे साथ जुड़ो, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। मान लीजिए अगर कहीं रीनीट होता है तो आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं कि क्या होने वाला है, क्या आगे हो सकता है। तो आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं। हम आपके साथ हैं जिससे कि आप नीट में अच्छी सी रैंक ला पाओ, ठीक है, और अच्छी सी पोजीशन बना पाओ अगर फिर से हो रहा हो तो। हम यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए MCQs, यानी ढेर सारे कुछ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से रिलेटेड सभी चैप्टर्स का। आइए मिलाते हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट तेजी से। एन अल्कोहल गिव्स लूकास टेस्ट within 5 minutes. 7.4 gram of alcohol when treated with sodium metal liberates 1120 ml of hydrogen at STP. What will be the alcohol A? तो देखो यार, ल्यूकास रिएजेंट के साथ अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट कर रहे हैं, नो रिएक्शन। सेकेंडरी अल्कोहल करोगे तो 5 से 10 मिनट के बीच में टर्बिडिटी आती है। टर्सरी अल्कोहल में आप जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हो तुरंत टर्बिडिटी आती है। क्लियर? तो अब मेरे पास जब ये 5 मिनट के बाद ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब वो प्राइमरी और टर्सरी अल्कोहल नहीं हो सकता। अब बचा कौन? सेकेंडरी। सेकेंडरी अब या तो बी होगा या डी होगा, ये तो तय हो गया। अब ये बोल क्या रहा है कि 7.5 ग्राम ऑफ एल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम लिबरेट 1120 ml ऑफ हाइड्रोजन एट STP। तो देखो बेटा, हम यहाँ पर देख लें, मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास निकालते ही हमको पता चल जाएगा कि कौन सा ये वाला कंपाउंड दे सकता है। आप चेक करिए, पहले वाले का मॉलिक्यूलर मास देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया, 48 हो गया, और हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 और 7 8 1 9 1 10 हाइड्रोजन हो गया, और ये 16 ये हो गया, 8 6 14 4 1 5 1 6 1 7, यानी 74 ग्राम ये ले लें हम ये वाला अल्कोहल, तो हमको 22,400 ml मिलेगा। तो भैया 7.4 ग्राम से हमको इतना मिल जाएगा, आसानी से पता लग गया। बोले बेटा, तो ध्यान रखिए सीधा सीधा रिएक्शन। अब इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा, इससे हमको इतना अमाउंट नहीं मिलेगा। तो कौन सा आंसर हुआ? बी। अगला मिलाइए। बोल रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड अंडरगोज HBZ रिएक्शन, हेल-बोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, याद है? तो ये देखो बेटा, अगर आपको मालूम है ये रहा प्रोपेनोइक एसिड, ये रहा प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ आया CH2, यहाँ आया CH3, ठीक है ना। तो आपको मालूम है जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो HBZ वाली, तो ये जो अल्फा वाला कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन हट करके Cl आ जाएगा, और क्या बन जाएगा? क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। हाँ ठीक है, अब इस पर वो बात कर रहा है, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन प्रोपेनोइक एसिड। हाँ बिल्कुल सही बात है। एज स्ट्रॉन्गर एज प्रोपेनोइक एसिड नहीं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। वीकर एसिड देन नहीं, स्ट्रॉन्गर देन डाई नहीं, वीकर होगा डाइक्लोरोएस्टिक एसिड। तो ये देखो बेटा कौन सा आंसर हो गया? स्ट्रॉन्गर एसिड देन प्रोपेनोइक एसिड। बन गया ना। अब देखो नेक्स्ट मिलाओ, सिंपल सिंपल पॉइंट है। Among the elements with atomic number 9, 12, 16 and 36,
आपके पास ये कुछ एटॉमिक नंबर दिए हैं और पूछ रहा है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो मेटल होगा बेटा। और आपको ये भी याद होगा 9 किसका होगा, फ्लोरीन का, 12 हो गया मैग्नीशियम, 16 सल्फर, 36 क्रिप्टन। तो भैया ये जो मेटल है मैग्नीशियम, यही तो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आंसर सी इज करेक्ट। बोलो डन। अब देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आओ, फटाफट देखो, आप भी मिलाओ, साथ में करते चलो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द असर्शन एंड रीजन, कहते हैं आप इसको चूज करिए। इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। बिल्कुल ठीक, यानी जब बॉन्डिंग लोगे, जैसे हाइड्रोजन का हमने लिया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एस और एस के बीच में, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी और वो इन फेज ओवरलैपिंग होगा बेटा। अब बोल रहे हैं द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। हाँ ठीक है, विच सोज डिस्ट्रक्टिव, बस यहां गड़बड़ हो गया। साई ए प्लस साई बी अगर लोगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा, साई ए माइनस साई बी लोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। ये वाली बात गलत हो गई, लेकिन पहली वाली बात सही है। तो देखिए असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, सो आंसर सी इज करेक्ट। बोले बेटा ठीक है ना, यानी ध्यान रखिएगा डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, साई ए प्लस साई बी में क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव होगा। अगला देखिए IUPAC नेम पूछ रहा है CONS3 4Cl NO2Cl। तो सबसे पहले मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना चाहिए। Cl का होगा -1, NO2 पर -1, Cl पर -1, ये 0, ये टोटल -3 हो गया, तो कोबाल्ट पर +3 होगा। मालूम है ना, जितना पॉजिटिव उतना ही तो निगेटिव। अगर ये -3 है तो वहाँ +3 होगा। तो ये देखो मिला दो, +3, 2 आंसर, ये बाहर। NO2 का नाम N नाइट्राइटो, तो N नाइट्राइटो इसमें दिया हुआ है और किसी में दिया ही नहीं। खैर मैं पूरा मिला रहा हूँ, टेट्रामीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N, ये रहा है नाइट्राइटो N, फिर कोबाल्ट 3, बाहर वाला ये क्लोराइड। आंसर ए इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट मिला बेटा, देखो कितना फास्ट है। एक्टिनोइड्स इन जनरल शोज मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनोइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरली 3 होता है, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट्स +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। मेनली +3 शो करते हैं, लेकिन कुछ 2 और 4 भी शो करते हैं, लेकिन एक्टिनोइड्स में ज़्यादा ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एक्टिनोइड्स उसमें 5F और 6D के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है ना। तभी क्या होता है, एक का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के आगे बढ़ जाता है और हमको क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बोल रहे हैं हायर एनर्जी डिफरेंस ऑफ 5F एंड 6D नहीं, लोअर एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए। बोल रहे हैं लोअर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D, हाँ ये सही है। तो कम डिफरेंस होता है वहाँ पर क्या चीज़, 5F और 6D में, इसीलिए एक्टिनोइड्स ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल देखो, 7th। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट चलो तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है, बिल्कुल सही बात है। आपको मालूम है मेटालिक कैरेक्टर आगे जाने पर डिक्रीज करेगा और ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है, ठीक है ना। और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो आगे जाने पर इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो बात सही बोल रहा है भाई, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। तो रीजन बता रहे हैं इसका, ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। बात सही है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करता है जिसके कारण ही होता है।
एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नहीं भैया, डिक्रीज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी आगे इंक्रीज करती चली जाती है। जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ता है। तो ये इन्होंने बोला जो डिक्रीज, ये बात सही नहीं है। तो इसका मतलब असर्शन करेक्ट हो गया, रीजन इनकरेक्ट हो गया। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। अब देखो बेटा अगला मिलाओ, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। यानी हम डिस्टिलेशन कराते हैं बेटा, दो के लिए ध्यान रखिएगा, एक है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और एक है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर मैं फिर से बताऊं कि जो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड है उसमें भी वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो दोनों मिक्सचर का, और अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता हो, तब हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन मेथड या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इन दोनों में एक डिफरेंस है, क्या कि जो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और स्टीम के साथ पानी में जो भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, तो जब वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा तो उसके लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टीम डिस्टिलेशन तब करेंगे जब वो क्या हो, पानी में डिसॉल्व ना हो, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाए, पानी के साथ वोलेटाइल हो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ना बनाता हो। और ये वाला डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, वो पानी में इनसॉल्युबल हो, पानी में ना घुले, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज कर देता हो। ठीक, तो अब पढ़ते हैं यहाँ पर रिड्यूस प्रेशर। अंडर रिड्यूस प्रेशर के लिए हमारी शर्त क्या थी, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो और अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम करके उसका डिस्टिलेशन करा लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब बेटा देखो नेक्स्ट, आपसे इनकी मैचिंग पूछ रहा है, मैचिंग करा दो भैया। आओ देखें, देखो बेटा क्लोरोबेंजीन, एल्काइल हैलाइड और सोडियम ले रखा है आपने। तो अगर एक एल्काइल हैलाइड और एक क्लोरोबेंजीन है तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। यानी इसके साथ ए वाले के साथ कौन आ गया, सेकेंड। अब जब दोनों हेलोएरीन हो तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिग रिएक्शन, यानी फर्स्ट। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड से या CuCN से, यानी Cu2Cl2 से या CuCN से या CuBr से रिएक्शन कराओगे तो उसको हम सैंडमियर रिएक्शन बोलते हैं। तो C वाले के साथ कौन हो गया, फोर्थ। अब C2H5Cl और NaI ले लोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तब वो फिंकेलस्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। आइए मिलाएं, ए का सेकेंड, ये तो खत्म, ये तो खत्म, ए का सेकेंड सही, बी का फर्स्ट, दोनों में है। सी वाले को चेक कर रहे हैं, सी का फोर्थ यानी इसमें है, डी का थर्ड, यानी आंसर बी इज करेक्ट। बोलो बेटा, ठीक है ना। अब मिलाओ, सिंपल सिंपल है भैया। एन एल्कीन एक्स, एक एल्कीन है एक्स, इज ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन एल्कोहल। एक एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा के हम बना रहे हैं। कहते हैं एक्स का ओजोनोलिसिस कराओ। एक्स का जब हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमको मिल क्या रहा है, बोल रहा है गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल बोल रहा है। इसका मतलब है कि वो हमने लिया, क्या होगा बेटा, ये एल्कीन कौन सा रहा होगा, वो ओ हटा के दोनों को जोड़ दो, वो एल्कीन ये रहा होगा। तो ये एल्कीन है कौन सा, ब्यूटीन 2। तो मिलाओ भैया, 3 हेक्सीन गलत, 2 ब्यूटीन हाँ, 1 ब्यूटीन गलत, 1 हेक्सीन गलत। तो इसका मतलब यही आंसर हो गया, सिंपल, ठीक। 2
2 ब्यूटेनॉल का जब आप डिहाइड्रेशन कराओगे तो 2 ब्यूटीन बनेगा, 2 ब्यूटीन का ओजोनोलिसिस कराओगे तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, है ना सिंपल। अब देखो बेटा अगला, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्नरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन के ये स्ट्रक्चर है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रेगुलर फोल्डिंग होती है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए रेगुलर फोल्डिंग यहां पर बोल रहा है, रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोटीन्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स की रेगुलर फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर हो गया। तो वो जो फोल्डिंग है उसको फिर से फर्दर फोल्ड कर दें तो फिर वो टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको मालूम है ऊपर से नीचे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये देखो ऊपर से नीचे ये +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ऊपर से नीचे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ रही, यानी सबसे ज़्यादा थैलियम देन इंडियम। रीजन मालूम है ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी जो s के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भीतर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए वो भीतर का s इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है। तभी हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और वही वो रीजन है जिसके कारण थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर देखिए थैलियम देन इंडियम देन गैलियम, यस करेक्ट, ये हो गया इनका पॉजिटिव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब बेटा देखो नेक्स्ट बोल रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। क्या बोला है एक में, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ऑफ CH3Cl with aniline and anhydrous AlCl3 does not give ortho and paramethyl aniline, यानी एल्काइलेशन फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसिटाइलेशन रिएक्शन एनिलीन नहीं शो करता, क्योंकि जो AlCl3 है ना वो एनिलीन से रिएक्शन करके एक साल्ट बना लेता है, ठीक है ना, और उसको फिर क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। तो बोल रहे हैं द NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन बिकम्स डीएक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ साल्ट फॉर्मेशन विद एनहाइड्रस AlCl3। बिल्कुल सही बोल रहा है इतना, एंड हेंस यील्ड्स मेटामिथाइल एनिलीन। नहीं भैया ये नहीं बन रहा, इतनी लाइन तो सही है, इतनी लाइन पर रोक करके अगर छोड़ देता ना तो मैं आंसर बोलता दोनों करेक्ट है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन उसने इतनी बात पर रोका नहीं, उसने आगे बढ़ा दिया कि भैया इससे मेटामिथाइल एनिलीन बन रहा। नहीं भैया बनता ही नहीं, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो इसलिए पहली बात तो ठीक है लेकिन दूसरी बात ठीक नहीं है, दूसरे में आधी बात ठीक है आधी बात ठीक नहीं है, इसलिए तो हम उसको पूरा मानेंगे कि सही नहीं है भाई। तो assertion is true but reason is false, correct। नेक्स्ट देखिए भाई, इन बोथ DNA एंड RNA हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज आर एट। तो बेटा अगर हम वो इसका राइबोस शुगर बनाएं तो आपको मालूम होगा राइबोस शुगर में ये हमारा फर्स्ट कार्बन एटम है, और ये 5 कार्बन एटम यहाँ पर CH2H। तो इस फर्स्ट कार्बन एटम पर यहाँ बेस आता है और इस 5th वाले कार्बन पर हमारा फॉस्फेट आता है, फॉस्फेट, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा आंसर बन सकता है। C1 पर C5 C2 पहले कौन है, बेस देन फॉस्फेट, तो C1 पर बेस C5 पर ये, तो देखिए आंसर C इज करेक्ट, यानी फर्स्ट पर कौन आया बेस, 5 पर कौन आया फॉस्फेट, ओके। फिर देखो बेटा अगला, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। कहते हैं ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल से। क्यों, जा देखें, इसमें से H अगर मैं निकाल दूं तो ये जो बनेगा कंजुगेट बेस,
H निकल जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अच्छा, तो फिनॉल में भी तो H हट जाने के बाद ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब मुझे देखना है कि ये ज़्यादा स्टेबल है या वो ज़्यादा स्टेबल है। आपको मालूम है मोर निगेटिव पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप चाहे जितना रेजोनेंस कराओ हर बार ऑक्सीजन पर ही निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर पहली बार ऑक्सीजन में आएगा, दूसरी बार कहाँ आ जाएगा, कार्बन पर आ जाएगा। यानी यहाँ पर हर बार मोर निगेटिव पर निगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। अब पढ़ते हैं भाई, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, फॉर्मेशन ऑफ डाइमर नहीं, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस। जी हाँ, जो CO- आयन है उसका जो कॉन्जुगेट बेस है CO- आयन, उसका स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड आयन से ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑलवेज ऑन मोर नेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ओके, अब मिला बेटा, देखो नेक्स्ट, एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अमीन। देखो ये एनिलीन और इससे हमको बनाना है बेंजाइल अमीन। तो हमें मालूम है पहले क्या कराऊंगा, NaNO2 और HCl से 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बन जाएगा भैया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी मैं CuCN से रिएक्शन करा दूं, सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर साइनोबेंजीन, ये लो भैया साइनोबेंजीन। अब इसका रिडक्शन करा दूंगा H2 से, तो ये देखो ये 2H2 से इसका रिडक्शन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ बन जाएगा CH2NH2 और इसका नाम हो गया बेंजाइल अमीन। तो मेरे को क्या क्या चाहिए, ये मिलाइए, NaNO2 HCl CuCN H2, बिल्कुल सही जवाब, ये तो चाहिए भैया। A solution containing group 4 cation, ग्रुप 4 कैटायन में कौन है, ग्रुप 4 में कौन कौन से कैटायन है, मैं बोलता हूं निकोमंजन। निकोमंजन भैया, आपने तमाम से लोगों के मंजन सुने होंगे, लेकिन हमारा वाला मंजन सबसे बढ़िया नाम निकोमंजन। तो निकोमंजन में ध्यान रखिएगा, ये 4th ग्रुप वाला है, इसमें हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑन पासिंग H2S सॉल्यूशन, कहते हैं हम इसमें NH4OH एक्सेस में मिला दें, फिर उसमें H2S गैस पास करें, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है ना। इन डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में तो इनके सबके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। वाइट प्रेसिपिटेट किसके साथ होगा, जिंक के साथ वाइट प्रेसिपिटेट होगा, मैग्नीज के साथ पिंक कलर का होगा, कोबाल्ट के साथ भी पिंक कलर का होगा, निकल के साथ ग्रीन कलर का आएगा, ठीक है बेटा। तो जिंक के साथ वाइट हो रहा है, तो फिर बोल रहा है व्हाइट PPT विद NaOH सॉल्यूशन एंड ब्लूइश वाइट PPT विद बेसिक पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो बेसिक पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये देखिए भैया, जो K4FeCN6 है, इसी पर अगर मैं Zn++ आयन का वो ले लूँगा तो Zn++ आयन इसको डिस्प्लेस करेगा और ये बना देगा ये Zn2FeCN6 और ये ब्लूइश वाइट हो जाता है। इस PPT का कलर ब्लूइश वाइट हो जाता है, यानी लगभग ब्लू मिलता हुआ वाइट, ठीक। तो अब ऐसा कौन कर सकता है, जिंक कर सकता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, जिंक। बोलो भाई, अब देखिए सैलिसिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, ये देखो भैया सैलिसिलिक एसिड किसको बोल रहे हैं, ये फिनॉल है, इसके साथ COH लगा दोगे सैलिसिलिक एसिड। सोडा और लाइम के साथ हीट कर रहे हैं, ये रहा सोडा और ये रहा लाइम, तो भैया ये Na2CO3 के फॉर्म में निकल जाता है।
जब ये Na2CO3 के फॉर्म में निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये लो भैया OH यानी फिनॉल बच्चा। ये लो आंसर हो गया ना, मिला बेटा। यहाँ पर देखिए हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स। बच्चों आप अगर इस पर साथ में रहोगे ना तो आपको सीखने को मिलेगा, फटाफट आंसर निकालने को मिलेगा। आप कैसे आंसर फटाफट निकालते हो वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तेजी से आप यहाँ पर कर सकते हो। द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच कन्वर्ट्स बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में बदलने वाला आपको रट के रखना पड़ेगा। बेंजोइक एसिड से बेंजाइल अल्कोहल होता तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता, और जो KMnO4 है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NaBH4 फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एसिड को अल्कोहल में बदल सकता है, ठीक है ना। अब बचा कौन, MnO। MnO हमारा क्या करता है, एसिड को सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। स्पेसिफिक रिएजेंट है, रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद ना हो तो बाकी तीन का भैया पता होना चाहिए। बात साफ, एकदम क्लियर, ठीक। आइए नेक्स्ट मिलाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है CH3 होल थ्राइस C और CH3 है। ये देखिएगा ये रहा CH3 होल थ्राइस C और CH3। तो अगर आप HI से रिएक्शन करा रहे हो कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में तो आपको मालूम है ये H पहले यहाँ अटैक करेगा, टर्सरी वाला पहले ही ढकेल देगा, चल हट, और CH3 अलग हो गए। और CH3 अलग हो गए तो यहाँ पर मिलेगा CH3OH और CH3 होल थ्राइस I। बोलो भैया। अब दूसरा केस में देखो, जब इधर आप एक्सेस में ले लोगे तो एक्सेस में भी तो बात इसी तरीके से होगी भैया। देखो एक्सेस में आओगे तो यही बनेगा, लेकिन इस OH पर फिर से रिएक्शन हो जाएगी, तो यानी हमको फिर मिलेगा CH3I, और ये तो CH3 होल थ्राइस CI है ही, CH3 होल थ्राइस CI है ही। बोले बेटा, यानी हमको यहाँ पर अब मिक्सर में मिल गया। जरा ए वाले को ढूंढो भैया, ए वाला पहले कौन आ रहा है। ए वाले में हम लोग जो देख रहे हैं CH3OH और CH3 होल थ्राइस I, तो A CH3 होल थ्राइस CI एंड CH3I, नहीं CH3OH आना चाहिए था, तो B इज। और चेक करो भैया, ये CH3 होल थ्राइस COH तो नहीं होगा, ठीक। तो A is mixture of CH3 whole thrice CI and CH3I. B is the mixture of CH3 whole thrice CI and CH3OH. तो B ये वाला दे रहा है, B ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आंसर कौन सा हो गया, B हो गया, ठीक है ना बेटा। दो कंडीशन है ना, जब आप एक्सेस में लोगे तो ये जो एल्कोहल बना हुआ है ये भी फिर से रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर हुआ ना। ये वाला हमारा कौन सा था, बी वाला पार्ट। एक्सेस लेने पर ये अल्कोहल भी फिर रिएक्शन कर गया, इसलिए आपको ए वाले में मिल रहा है CH3 होल थ्राइस CI और CH3I, बी वाले में मिल रहा है अल्कोहल और CH3 होल थ्राइस CI। 21वें में देखो बेटा, व्हेन ब्यूटाइन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। आपको मालूम है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। ये जब भी एल्काइन होता है तो उसको ट्रांस एल्कीन में बदलता है, ठीक। तो आइए देखें, ब्यूट 2 आइन है तो सिस ब्यूटीन बोल रहा है, नहीं ट्रांस ब्यूटीन बोल रहा है, हाँ सही। नॉर्मल में नहीं बदल पाएगा, रीअरेंज नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। अब मिला बेटा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिप्रेजेंट द मेजर मोनोक्लोरिनेशन आइसोमर। यानी मेजर कौन सा होगा, तो आपको मालूम है सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल ढूंढना होगा। तो देखो बेटा, हम लोग अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो एक उन्होंने यहाँ पर बनाया है फ्री रेडिकल, ये वाला। एक उन्होंने फ्री रेडिकल कहाँ पर बनाया है बेटा, यहाँ पर उन्होंने एक फ्री रेडिकल बनाया 3 डिग्री वाला। एक फ्री रेडिकल यहाँ पर बनाया उन्होंने 3 डिग्री वाला, जहाँ Cl जोड़ रहे हैं। एक देखो ये फ्री रेडिकल बनाया 3 डिग्री वाला, एक फ्री रेडिकल बनाइए 2 डिग्री वाला। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बना 2 डिग्री वाला, ठीक है ना बेटे, ये वाला 2 डिग्री वाला, ये तो बहुत स्टेबल नहीं हुआ, तो टीम से बाहर। ये भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री।
अब मैं देखूंगा कौन सा 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो जहाँ ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 3, ये 2, ये 5 और एक ये 6 हाइपर कंजुगेशन होगा। आप इस वाले में आइए भैया, 3, 3, 6 और ये एक H यहाँ पर है 7 हाइपर कंजुगेशन में होगा। अब यहाँ पर आइए देखते हैं भैया, 2 इसके साथ एक यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और एक ये 4 हाइड्रोजन यहाँ हाइपर कंजुगेशन में होंगे। और यहाँ पर देखिए 2, 2, 4 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में। तो भैया ये तो पहले ही पीछे हो गया है ना। अब इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इस वाले की है, तो Cl पर यहीं जुड़ने का चांस सबसे ज़्यादा होगा। Cl के यहीं पर जुड़ने का चांस सबसे ज़्यादा होगा, नहीं ये मेजर प्रोडक्ट होगा। स्टेबिलिटी देख लो ना फ्री रेडिकल की, जितना ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल उसके बनने का चांस उतना ही ज़्यादा। ठीक, अब आगे मिलाइए। ये देखिए द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन पूछ रहा है। तो बेटा देखो इस वाले कार्बन आयन में देखो ये एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक हमारे स्टेबिलिटी के पिताजी होते हैं, और ये सबसे थर्ड वाला इसी में है, इसके मतलब यही आंसर हो गया। चेक भी कर लो, यहाँ पर पाई छोड़ दिया, पाई रेजोनेंस हो गया। अब जब रेजोनेंस होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, एरोमेटिक तो सबसे ज़्यादा हुआ, उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है ना। और जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओगे उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब यही आंसर बिल्कुल सही बनेगा। आइए देखते हैं 24। फिर से 2 स्टेटमेंट दिए हुए, बोल रहे COClNH3 एब्जॉर्ब लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू CONH3 H2O। भैया H2O हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है विद रिस्पेक्ट टू Cl के रिस्पेक्ट में वो स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ, उसको जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है ना, उसकी जो भी हमारी लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, Cl वाले की कम और H2O वाले की ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। और वो यही बता रहा है कि इसकी लोअर एनर्जी है और ये हायर एनर्जी है, तो बात तो सही बोल दिया इसने। अब रीजन में देखते हैं, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीड, पहले वाली लाइट शायद गड़बड़ आ रही है, ये COClNH3 एब्जॉर्ब एट लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है ना, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा, लोअर वेवलेंथ यानी मोर एनर्जी। ये गड़बड़ हो गई भैया बात, लोअर वेवलेंथ यानी मोर एनर्जी ना। तो यहाँ पर जरा चेक करो, Cl तो वीक फील्ड लिगेंड होगा H2O के रिस्पेक्ट में, तो Cl को तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए और H2O को ज़्यादा। याद है ना भाई, एब्जॉर्ब लोअर वेवलेंथ बोल रहा है। आपको मालूम है E होता है H न्यू यानी HC/λ, तो लैम्डा अगर कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। बोल रहे हैं लोअर वेवलेंथ तो मोर एनर्जी, नहीं भैया, Cl मोर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंड है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। दोनों में देखें NH3 कॉमन हुआ, कोबाल्ट कॉमन हुआ, Cl और H2O में से मुझे चेक करना है। Cl और H2O में H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो पहली वाली बात तो गलत हो गई। अब दूसरी वाले में देखते हैं, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, बिल्कुल सही है। अब बेटा देखो, तो फिर हम क्या देखेंगे इसमें, तो पहली बात तो सही हुई, दूसरी बात हो गई रॉन्ग। सॉरी, पहली बात हमारी रॉन्ग हो गई और दूसरी बात क्या हो गई, सही हो गई हमारी। ठीक है ना। तो बोलो क्या हो जाएगा, A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। आंसर A इज करेक्ट। चलो फिर से मिलाते हैं इसको। 25 पर आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन विल बी द सेम। तो देखो बेटा, किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट सेम होता है,
क्रोमियम का मिलाइए तो क्रोमियम का आएगा 3d54s1, वो s वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। मैग्नीज पर आइए तो ये आता 3d54s2, तो s का इलेक्ट्रॉन दोनों निकल गए। तो इन दोनों का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम, पहले आंसर हो गया ना। अब मिला बेटा 26 पर देखते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज। आओ देखते हैं भैया, N2 पॉजिटिव 14 है तो कैसे निकालते थे, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। तो मैं ये 8 बनाता ही नहीं हूँ भैया, 2 to 4 to 6 to 8 बनाता नहीं हुआ, लिखने का टाइम कहाँ है हमारे पास। लास्ट वाला देखो ना, पाई वाले को क्या मिलेगा, पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स 2 सिग्मा 2 पी जेड 2, ये कौन सा N2 का हो रहा है। अब बोल रहे हैं N2 पॉजिटिव, तो इसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बचेगा ये। तो अब बोलो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 415/2 यानी 2.5, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अब बेटा नेक्स्ट मिलाओ, द स्पीसीज आर्गन K+N एंड Ca++, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो बोल रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, तो भैया हमें मालूम है एटम का साइज बड़ा होता है, कैटाइन का छोटा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लगाओगे साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। तो बोलो कौन सा एटम सबसे बड़ा, यहाँ पर 1 दे दिया, बाकी किसी में भी एटम बड़ा नहीं दिया, आंसर हो गया, काम खत्म। और अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, ये रहा 29, बोल रहे हैं मैच द लिस्ट, दोनों को लिस्ट 1 2 को जरा मैच तो कर दो। तो भैया हमें सारे नहीं याद आ रहे हैं, कोई जो याद आ रहा है उस पर बना लो ना, वो सिंपल सी बात है, जो याद आ जाए। चलिए जरा देखते हैं भैया, मेरे को ये बहुत अच्छे से याद है, कार्बिल अमीन टेस्ट प्राइमरी अमीन के लिए होता है C का 3rd, तो C का 3rd ये हो गया बाहर, ये रहा C का 3rd ठीक है, D का 4th ठीक है। इसका मतलब A और B में से कोई एक पकड़ में आ जाए तो बात बन जाएगी। बाईयूरेट टेस्ट किसके लिए होता है, पेप्टाइड के लिए होता है, प्रोटीन का टेस्ट होता है ना बाईयूरेट। तो बी का कौन सा हो गया, फर्स्ट, ये लीजिए साहब बी का फर्स्ट है ना। मान लो वो ना याद आए तो ये तो याद आ जाए भैया, मॉलिस्टेस टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। सेकंड देखो पकड़ में आ गया ना, हमको एक या दो ही आंसर से जनरली ये पकड़ में आ जाता है। तो आंसर कौन सा बना भैया इसमें, फर्स्ट वाला, वो बी वाला। अब आप बेटा देखें, इसमें बोल रहा है इसकी ड्राई ईथर के प्रेजेंस से मैग्नीशियम से रिएक्शन करा रहे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, यानी यहाँ पर कौन आ जाएगा, MgBr बन गया। तो जो ए होगा हमारा वो MgBr वाला होगा। अब बी में क्या होगा, उसी का हाइड्रोलिसिस करा दो, तो आपको मालूम है Mg और Br से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर H आ जाएगा। तो यहाँ MgBr, ये तो ए है भाई, मामला गड़बड़। OH नहीं आता, वहाँ पर H आता है, बेंजीन रिंग नहीं बन सकता, तो कौन सा आंसर हुआ, डी। वो MgBr हट गया, वहाँ पर H आ गया, बात खत्म हो गई। कितना सिंपल सा मेथड है ना। और ये लीजिए, हमने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए 30 क्वेश्चन रखे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा दिमाग लगा के देखिएगा, बॉन्डिंग का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। देखो ये यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ये वाली भी हमारा d ऑर्बिटल है, ये भी हमारा d ऑर्बिटल है, d ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों एक ही एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं, और दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जैसे, एक दूसरे के आमने सामने है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो डी सिग्मा बॉन्ड वो भी बॉन्डिंग वाला होगा, तो ये आंसर इसका दिख रहा है, पी वाले का कौन सा हो गया, सेकंड। अब देखो ये डी है और ये पी है, फिर दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जैसे, एक दूसरे के सामने है, लेकिन ये पाई बॉन्डिंग बन रहा है, बॉन्डिंग वाली सिचुएशन आ रही है। तो पी और डी, ये वाला हमारा पी है और ये वाला हमारा डी है, पी और डी के बीच में बॉन्डिंग, तो P और D के बीच में बॉन्डिंग पाई, तो इसका 3 आ गया भैया।
फिर से पी और डी मिल रहा है, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सामने अगले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पर देखिए, चेक करिए, यहाँ पर आपको मालूम है ना कि हम लोग ये जो बना रहे हैं इन फेज और आउट फेज ओवरलैपिंग को दिखाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को दिखाते हैं। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पर ये दोनों एक जैसे वाले नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एंटी बॉन्डिंग की सिचुएशन हुई, तो पी और डी एंटी बॉन्डिंग यानी ये फर्स्ट हो गया। अब देखो डी और डी, ये डी जेड स्क्वायर है और वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों के बीच में फिर से एक बॉन्डिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्डिंग। लेकिन इसका जो फेज है दूसरे का वही फेज नहीं है, आउट फेज में फिर से ओवरलैपिंग हो रही है, तो एंटी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यानी एस का 4 हो गया। अब मिला लीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। पी का 2, या तो ये या तो ये, क्यू का 3, ये आंसर, दैट्स ऑल। ओके, तो ये हमने आपको पूरा यहाँ पर बना करके दिखा दिया 30 क्वेश्चन पूरे। आप विद इन टाइम इन सब प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। ऐसे ही हम और भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, आप हम लोगों के उसके साथ जुड़े रहिए, बहुत से पॉइंट मिलने वाले हैं। आपकी प्रिपरेशन को हम रुकने नहीं देंगे, हम आगे ही बढ़ाते लेकर के जाएंगे। हाँ, आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, कुछ भी हो सकता है। ओके, थैंक यू बेटा।